हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस पे। और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था गुलाम वंश के विषय में, यानी कि गुलाम वंश में कितने शासक हुए और उनके समय काल को भी जाना था और किस प्रकार गुलाम वंश का अंत होता है, ये हमने पढ़ा था कल की क्लास में। तो आपने देखा था कि जो कैकुबाद और क्यूमर्स यानी कि अंतिम शासक गुलाम वंश के जो रहे, उनकी जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने हत्या कर दी थी और खुद सुल्तान बन बैठा था। कहा जाता है कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी भी एक तुर्क शासक था, लेकिन ये अफ़गानिस्तान के तुर्क शासक थे। इसलिए कुछ लोग पूर्णतः तुर्क नहीं मानते हैं। ये खलज एक अफ़गानिस्तान में खलज नामक स्थान से संबंधित हैं, इसलिए इनको खिलजी का खिताब दिया जाता है, खिलजी। और जब उनकी हत्या कर दी जाती है, यानी कि कैकुबाद और क्यूमर्स की हत्या कर दी जाती है। हालांकि कैकुबाद ने जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को अपना आरजे ममालिक बनाया था, यानी सैन्य विभाग का प्रमुख आरजे ममालिक का पद जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को कैकुबाद ने दिया था। जिसके बाद कैकुबाद की और क्यूमर्स की यानी कि अंतिम तुर्क गुलाम सुल्तान की इनके द्वारा हत्या कर दी जाती है और यही खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी यानी खिलजी वंश के विषय में। तो दोस्तों, ये खिलजी वंश के विषय में हम जानेंगे आज कि क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं खिलजी वंश से संबंधित, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति आवश्यक हैं। तो दोस्तों, खिलजी वंश यानी कि खिलजी कहाँ से संबंधित थे, तो आपको याद रखना होगा खिलजी वंश कहाँ से संबंधित थे? अफ़गानिस्तान से। ये खलज नामक स्थान से संबंधित थे, अफ़गानिस्तान से। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं, यानी जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के संस्थापक हैं या उनके बाद के सुल्तान हैं, वह कहाँ से संबंधित है, यानी किस स्थान से उनको जोड़ा जाता है? तो अफ़गानिस्तान के खलज नामक स्थान से इनको जोड़ा जाता है। कहाँ से दोस्तों? अफ़गानिस्तान के खलज नामक स्थान से। अफ़गानिस्तान के खलज नामक स्थान से। अफ़गानिस्तान के खलज नामक स्थान से इनको जोड़ा जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, अगर खिलजी वंश के संस्थापक का नाम पूछा जाता है तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो खिलजी वंश के संस्थापक, अगर आपसे पूछा जाए खिलजी वंश के संस्थापक का नाम, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी वंश के संस्थापक। खिलजी वंश के संस्थापक कैकुबाद ने इनको आरजे ममालिक का पद प्रदान किया था अपने शासनकाल के दौरान, और शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि शाइस्ता खां तो शायद मुग़ल काल से संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों, शाइस्ता खां दूसरे हैं और ये शाइस्ता खां एक उपाधि के तौर पर इनको दी जाती है, यानी जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? कैकुबाद के द्वारा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सल्तनत काल में वह कौन सा सुल्तान है जिसको शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी, तो शाइस्ता खां की उपाधि किसको मिली दोस्तों? जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। शाइस्ता खां की उपाधि दोस्तों किसको मिली? जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। इसके बाद दोस्तों, आप देखेंगे कि जब ये शाइस्ता खां की इनको उपाधि मिल जाती है और कैकुबाद इनको आरजे ममालिक के पद पर आसीन कर देते हैं, यानी कि बिठा देते हैं, तब दोस्तों थोड़े समय बाद जब आता है जब ये जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी और कुछ तुर्क अमीर मिलकर, और कुछ अमीर या तुर्क अमीर कह सकते हैं, उनमें से कुछ तुर्क अमीर भी थे और कुछ ताजिक अमीर भी, यानी कि गैर तुर्क भी शामिल थे, जिन्होंने मिलकर क्यूमर्स और कैकुबाद की हत्या करवा दी जाती है और जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी सुल्तान बन जाते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने अपना राज्याभिषेक जो करवाया था, कहा जाता है कि जो दिल्ली की जनता थी
दिल्ली की जनता और दिल्ली के अमीरों के भय के कारण इन्होंने अपना राज्याभिषेक किलोखरी के महल में करवाया था। किलोखरी के महल में राज्याभिषेक पूछा जाता है दोस्तों कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी कि खिलजी वंश के संस्थापक ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक किलोखरी के महल में करवाया था। किलोखरी, किलोखरी के महल में। इन्होंने अपना राज्याभिषेक किलोखरी के महल में करवाया था। ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है और परीक्षाओं में बार बार ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा विशेष तौर पर कि किलोखरी के महल में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। हालांकि इन्होंने अपना जो जीवन काल जो शुरू किया था एक सैनिक के पद से शुरू किया था। सैनिक के पद से इन्होंने अपना जीवन काल शुरू किया था। उसके बाद इनको आरिज़ ममालिक की पद मिलता है और जिसके बाद फिर इनको शाइस्ता खां की उपाधि और इसके बाद इन्हें समाना का गवर्नर बनाया जाता है। तो दोस्तों समाना का गवर्नर, अगर आपसे पूछा जाए कि समाना का गवर्नर जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को किसने बनाया, समाना का गवर्नर जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को किसने बनाया है, तब भी आपका आंसर कैकुबाद ही होगा। कैकुबाद के समय में ही इनको समाना का गवर्नर बनाया जाता है। समाना का गवर्नर बनाया जाता है। समाना का गवर्नर, समाना का गवर्नर या सूबेदार, समाना का गवर्नर बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि दिल्ली इन्होंने आना स्वीकार नहीं किया, लेकिन हालांकि बाद में फ़खरुद्दीन की उनके बुलावे पर दिल्ली गए थे, लेकिन उन्होंने अपना राज्याभिषेक दिल्ली के अमीर वर्ग के डर से नहीं करवाया था, किलोखरी के महल में करवाया था। और ये आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना होगा। एक दोस्तों और इनके कार्यों के विषय में जानेंगे। जब ये दिल्ली सल्तनत के यानी खिलजी वंश के संस्थापक कहलाए गए हैं। शाइस्ता खान की इनकी उपाधि है। किलोखरी के महल में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। समाना के गवर्नर रहे। एक घटना होती है दोस्तों इनके काल में, बहुत ही फेमस घटना है, यानी कि बहुत ही, उससे आप यूँ कह लीजिए कि बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक ईरानी दरवेश हुआ करते थे उस समय में, जो इनके काल में हुआ करते थे, सीदी मौला, जिनका आपको नाम याद रखना पड़ेगा, सीदी मौला। सीदी मौला ईरानी दरवेश। ईरानी दरवेश, सीदी मौला नामक एक ईरानी दरवेश हुआ करते थे इनके काल में, जिनसे इनका विवाद हो जाता है। किसी कारणवश से जिनसे इनका विवाद हो जाता है, उस विवाद के कारण, हालांकि इनके पूरे शासनकाल में देखा जाए तो इनकी नीति दूसरों को प्रसन्न करने में ही लगी रहती है। मतलब कि दूसरे जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनको ये प्रसन्न करने के ही लगे रहते हैं। हालांकि कोई ज़्यादा इनके काल में विद्रोह नहीं हुए, कोई ज़्यादा युद्ध नहीं किए इन्होंने किए, कोई ज़्यादा अभियान भी नहीं किए, एक आध अभियान किए हैं। हालांकि तो होता है क्या दोस्तों, इनकी किसी वजह से सीदी मौला नामक ईरानी दरवेश से इनकी कुछ मतभेद हो जाता है, जिसके कारण अलाउद्दीन फिरोज़ खिलजी सीदी मौला को हाथी के पैरों के तले कुचलवा देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछा जाता है कि सीदी मौला की मृत्यु से कौन से सुल्तान संबंधित हैं, या किसके काल में सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सीदी मौला ईरानी दरवेश हैं और जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के काल में उनको हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि हाथी के पैरों के तले इनको कुचलवा दिया जाता है। दोस्तों ये एक अभियान होता है जिसके विषय में जानना अति महत्वपूर्ण है। रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर अभियान
इनके समय में दोस्तों एक रणथंभौर अभियान होता है 1291 में। 1291 में रणथंभौर का अभियान होता है। जब रणथंभौर का दोस्तों अभियान होता है तब ये रणथंभौर पर उनको उसके रणथंभौर किले को घेर लेते हैं। तो दोस्तों वहाँ जब इनका घेरा रहता है और वहाँ जब कई दिनों तक इनका घेरा चलता है, कई महीनों तक इनका घेरा चलता है, तो होता क्या है दोस्तों, वहाँ के जो मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं जिनको ये मारना नहीं चाहते हैं, यानी जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की नीति दूसरों को संतुष्ट करने में हमेशा लगी रही, तो उनको मारना नहीं चाहते हैं। तो उनको ना मारने के कारण ये रणथंभौर अभियान को अपूर्ण छोड़ देते हैं, यानी पूर्ण नहीं करते हैं, अपूर्ण छोड़कर वापस आ जाते हैं। और इनका एक बहुत ही फेमस कथन है जिसको आपको याद रखना होगा। इन्होंने कहा था, क्या कहा था दोस्तों, रणथंभौर का किला, यानी कि रणथंभौर का किला, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ। इन्होंने कहा था दोस्तों कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मैं किसी अन्य मुसलमान की हत्या नहीं करना चाहता। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मैं अन्य किसी मुसलमान की हत्या नहीं करना चाहता। इस एक किले के लिए, इस एक मुसलमान के बाल के लिए, यानी कि एक मुसलमान व्यक्ति के बाल के लिए ऐसे 100 किले मैं छोड़ सकता हूँ। ऐसे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट अक्सर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है, ऐसा किस व्यक्ति ने कहा था। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मैं किसी मुसलमान का रक्त नहीं बहाना चाहता। दोस्तों ये आपको कोटेशन ध्यान रखनी होगी। ऐसे ही एक और इनकी बात कही जाती है कि इन्होंने ये भी कहा था कि मैं एक मुसलमान के बाल के लिए भी ऐसे 100 किले मतलब कुर्बान कर सकता हूँ या उसको 100 किलो को छोड़ सकता हूँ। तो ये कोटेशन आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी होगी दोस्तों। दोस्तों इनके शासनकाल में एक विद्रोह होता है, अवध कड़ा मानिकपुर में एक विद्रोह होता है। अवध कड़ा मानिकपुर में एक विद्रोह होता है, जो अवध और कड़ा मानिकपुर के जो गवर्नर होते हैं यानी मलिक छज्जू, उनके द्वारा विद्रोह होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मलिक छज्जू, यानी मलिक छज्जू के नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि मलिक छज्जू का विद्रोह किस सुल्तान के काल में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि मलिक छज्जू का विद्रोह जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी यानी खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं उनके काल में होता है। तो मलिक छज्जू का विद्रोह बहुत ही फेमस है ये दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा। इनका नाम मलिक छज्जू। मलिक छज्जू मलिक छज्जू मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू का विद्रोह जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के काल में होता है। दोस्तों होता क्या है कि अवध मणिकपुर के ये गवर्नर होते हैं और कैकुबाद के समय से ही ये गवर्नर होते हैं। जब जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी गद्दी पर बैठते हैं तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। स्वतंत्र घोषित करने के बाद ये सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करते हैं। हाँ दोस्तों, आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि किसने धारण की थी। सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि, सुल्तान
सुल्तान मुगीसुद्दीन मलिक छज्जू का विद्रोह होता है। मलिक छज्जू ही सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करते हैं और कड़ा में अपने आप को, यानी कड़ा और अवध में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। इसी बीच जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी इनकी ओर, मतलब इन जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की सेना जब इनकी ओर बढ़ती है तो इन्होंने अपने आत्मसमर्पण कर देते हैं और मतलब होता क्या है, उस अभियान को भी ये पूर्ण नहीं करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं किसी भी मुस्लिम का खून बहाना ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा नरम नीति अपनाई थी। अपने संपूर्ण शासनकाल में नरम नीति अपनाई थी। कहा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिन्होंने नरम नीति को अपनाया था, तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी थे वह। इनकी आंतरिक नीति बहुत नरम नीति थी। तो सुल्तान मुगीसुद्दीन को भी इन्होंने इस अभियान को भी अधूरा छोड़ दिया और केवल आत्मसमर्पण कर लेने से इनको माफ़ कर दिया जाता है और इनको दंडित नहीं किया जाता है। एक अन्य कार्य जो जलालुद्दीन खिलजी के काल में होता है, यानी दीवाने वकूफ़। अगर आपसे पूछा जाए कि दीवाने वकूफ़ की स्थापना किसके काल में हुई? दीवाने वकूफ़ की स्थापना किसके काल में हुई, या ये विभाग किस चीज़ से संबंधित था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दीवाने वकूफ़ नामक विभाग की स्थापना जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के काल में हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दीवाने वकूफ़ किस चीज़ से संबंधित था, यानी किस से संबंधित था, तो आपको याद रखना है कि ये व्यय यानी कि जो व्यय के कागजात होते हैं, व्यय के कागजात से संबंधित था। व्यय के कागजात, जो आय व्यय के कागजात होते थे, उससे दीवाने वकूफ़ संबंधित था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के समय में बने विभाग दीवाने वकूफ़ किससे संबंधित था, तो व्यय के कागजात से संबंधित था। यानी जो भी व्यय होता था, जो भी खर्च होता था, उसके कागजात बनाए जाते थे, उनको सुल्तान के सामने प्रस्तुत किया जाता था, और जिससे सुल्तान को अपनी सल्तनत के बारे में, सल्तनत पर जो खर्च किया जाता है उसका विवरण मिलता रहता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दीवाने वकूफ़ किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपको याद रखना है व्यय के कागजात से संबंधित था यह विभाग। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इनकी मृत्यु। आइए दोस्तों इनकी मृत्यु के बारे में जानेंगे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई मृत्यु? तो दोस्तों इनकी मृत्यु 1296 में हुई, 1296 में। और इनका शासनकाल दोस्तों 1290 से 1296 ईस्वी तक। 1296 में इनकी मृत्यु हुई। होता क्या दोस्तों, इनके समय में एक अभियान पे जाते हैं इनके भतीजे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी एक अभियान पर जाते हैं, देवगिरी के अभियान पर। और कहा जाता है कि दक्षिण भारत में यह उत्तर भारत के किसी सुल्तान का प्रथम आक्रमण था, यानी प्रथम आक्रमण था जो कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के समय किया गया। और दोस्तों यह प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके समय में दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण हुआ था? तो आपको याद रखना है कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण होता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है, जो कि बाद में कड़ा के गवर्नर बनाए जाते हैं, यानी सूबेदार बनाए जाते हैं कड़ा मानिकपुर के। तो दोस्तों होता क्या है, जब देवगिरी को विजय कर 1296 में जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी उस समय किलोखरी में थे, अपने महल में थे। जब देवगिरी विजित करके, यानी कि देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी ने विजित किया, वहाँ से अपार संपत्ति हासिल कर वापस आ रहे थे, तो कड़ा मानिकपुर में
ये इन कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी इनको बधाई देने के लिए आए। और जब बधाई देने के लिए कहा जाता है कि गंगा किनारे जब इनको बधाई देने के लिए जब वह बधाई दे रहे थे, तब छलपूर्वक यानी इनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने छलपूर्वक उनकी हत्या कर दी, छलपूर्वक उनकी हत्या कर दी। तो अगर ये आपको ध्यान रखना होगा कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की हत्या किसने की है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ हुई है वो भी आपको ध्यान रखना है। कड़ा मानिकपुर में हुई है। किस स्थान पर हुई है, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि गंगा नदी के किनारे इनकी मृत्यु होती है। कड़ा मानिकपुर में किसके द्वारा होती है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनकी मृत्यु होती है। अलाउद्दीन खिलजी छलपूर्वक इनकी मृत्यु कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों दिल्ली सल्तनत के यानी खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं उनका अंत हो जाता है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के विषय में, जो कि एक तुर्क जाति के ही खिलजी वंश के संस्थापक हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप बिल्कुल आपको ये वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो दोस्तों, आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज जो हमने जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी यानी कि खिलजी वंश की स्थापना के विषय में जाना, उनके संस्थापक के विषय में जाना, तो दोस्तों कल का जो हमारा वीडियो होगा अगले यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हमारा, वो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।